कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है एडवांसेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट क्रॉप। बाजरा फसल के संकर बीज उत्पादन में आधुनिकताएं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बाजरा फसल जो है या जो पर्ल मिलेट क्रॉप है उसमें संकर बीज का उत्पादन या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो बाजरा की फसल है वो कैसी होती है, पर परागित होती है या क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर यानी 90% तक क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण ही पाया जाता है। अगर हम बाजरा की फसल में संकर बीज का उत्पादन करना चाहते हैं या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग 3 लाइन सिस्टम का उपयोग करेंगे या 3 वंशक्रम जो तंत्र है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर 3 अलग अलग लाइंस का उपयोग किया जाता है या 3 अलग अलग वंशक्रमों का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। ए लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं भाई, मेल स्टेराइल होते हैं या नर बंदे होते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग मादा जनक के रूप में या फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं। बी लाइन जो है इसको अनुरक्षक वंशक्रम भी बोलते हैं या मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। किसका मेंटेनेंस करने के लिए, ए लाइन का मेंटेनेंस या अनुरक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, बी लाइन के पौधों का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, ए लाइन के पौधों के साथ। ठीक है, और संकरण के फलस्वरूप या क्रॉस के बाद हमें ए लाइन के जो बीज हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, बी लाइन जो है इसके पौधे कैसे होते हैं, नर उर्वर होते हैं या मेल फर्टाइल होते हैं। तो इसका मतलब बी लाइन के पौधों को नर जनक के रूप में या मेल पेरेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तीसरी लाइन है आर लाइन। आर लाइन को हम लोग रीस्टोरर लाइन भी बोलते हैं या पुनः स्थापक वंशक्रम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो नर बंध्यता होती है उसको खत्म करके, है ना, मेल स्टेरिलिटी को खत्म करके, और जो नर उर्वरता है या मेल फर्टिलिटी है उसको फिर से स्थापित करना या फिर से रिस्टोर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है, आर लाइन के जो पौधे हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, ए लाइन के पौधों के साथ। ठीक है, और इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा अभी, संकर बीज या हाइब्रिड सीड्स प्राप्त होंगे। और उन हाइब्रिड सीड से जब हम अगले वर्ष या नेक्स्ट सीजन में क्रॉप उगाएंगे, है ना, तो उसके जो पौधे हैं वो कैसे होंगे, नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे। तो इसका मतलब जो नर बंध्यता थी या मेल स्टेरिलिटी थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आरलाइन के पौधे कैसे होते हैं, नर उर्वर या मेल फर्टाइल होते हैं। तो इसका मतलब अनुरक्षण या मेंटेनेंस के अंदर हम लोग आरलाइन के पौधों को नर जनक के रूप में या मेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इन 3 लाइंस पर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अपने देखेंगे कि संकर बीज का उत्पादन जो है या हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन है बाजरा की फसल में वो किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम 3 लाइन सिस्टम या 3 वंशक्रम विधि का उपयोग करते हैं, और इसमें किस प्रकार की नर बंध्यता का उपयोग होता है, CGMS का। ठीक है, CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, या इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्यी अनुवंशिक नर बंध्यता। तो इसका उपयोग जो है वो संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है किसमें, 3 लाइन सिस्टम या 3 वंशक्रम विधि के अंदर। ठीक है, अब हमें नर बंध्य कोशिका द्रव्य चाहिए या मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म चाहिए होता है, तो उसका स्रोत कौन सा होगा बाजरा के अंदर, या उसका सोर्स कौन सा होगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पिछले एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम बाजरा में संकर बीज का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए जो नर बंध्य कोशिका द्रव्य है या मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म है उसका स्रोत कौन सा होता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है टिफ्ट 23A। ठीक है, ये एक वंशक्रम है, एक लाइन है जिसके पौधे कैसे होते हैं, मेल स्टेराइल होते हैं या नर बंध्य होते हैं। ठीक है, तो टिफ्ट 23A पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। इस वंशक्रम को या इस लाइन को, टिफ्ट 23A जो लाइन है, इसको किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था या किसके द्वारा पहचाना गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, GW बर्टन। तो GW बर्टन ने टिफ्ट 23A को आइडेंटिफाई किया था, इसको पहचाना था। ठीक है, अब संकर बीज का जब हम उत्पादन करेंगे या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं।
इससे पहले वाली जो मैंने क्रॉप्स आपको करवाई हैं उनमें भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर दो ही मेन स्टेप्स होते हैं। तो पहला कौन सा है अभी, अनुरक्षण या मेंटेनेंस का। हमारे पास जो पेरेंट लाइन्स हैं, जो जनक वंशक्रम है, उनका हम लोग मेंटेनेंस या अनुरक्षण जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। दूसरा स्टेप कौन सा रहता है अभी, वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन। जो हम लोग कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं फील्ड के अंदर कॉमर्शियली, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स रहते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर, बाजरा में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुरक्षण या मेंटेनेंस। ठीक है, तो जो जनक वंशक्रम है या पेरेंट लाइन्स हैं, अब यहाँ पे 3 लाइन सिस्टम का यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन पेरेंट लाइन्स का या जनक वंशक्रमों का आधार बीज उत्पादन करते हैं, यानी कि फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करते हैं। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर, एक पृथककृत खेत के अंदर, यानी एक निश्चित पृथक्करण दूरी या एक स्पेसिफिक आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग एक फील्ड के अंदर बीज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है, आधार बीज उत्पादन होता है या फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन होता है। तो आधार बीज उत्पादन में हम लोग जो आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी रखते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, ताकि जो कंटेमिनेशन या संदूषण है उसके चांसेस को कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 पेरेंट लाइन्स हैं या 3 जनक वंशक्रम हैं। कौन कौन से, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। इन तीनों का जो अनुरक्षण और मेंटेनेंस जो है वो किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले ए लाइन का अनुरक्षण, जो ए लाइन है उसको किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। तो मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था कि ए लाइन का क्रॉस हम लोग करवाते हैं किसके साथ, बी लाइन के पौधों के साथ। ठीक है, अब ए लाइन जो है इसके पौधे कैसे होते हैं, मेल स्टेराइल होते हैं या नर बंधे होते हैं। तो इसका मतलब इनको हम लोग नर जनक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। तो ए लाइन के पौधों को फिर किसकी तरह यूज करते हैं, मादा जनक की तरह या फीमेल पेरेंट की तरह यूज करते हैं। इसका क्रॉस करवाएंगे बी लाइन के साथ। बी लाइन के पौधे कैसे होते हैं, अभी मेल फर्टाइल या नर उर्वर होते हैं। इसका मतलब बी लाइन के पौधों को हम नर जनक के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद हमें बीज प्राप्त होंगे। ठीक है, वो जो बीज हैं वो कौन सी लाइन के होंगे, ए लाइन के होंगे। ठीक है, जब हम इन बीजों को अगले वर्ष उगाएंगे तो हमें ए लाइन के पौधे ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग संकरण करवा रहे हैं ए लाइन का बी लाइन के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे ए लाइन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे संकर आना चाहिए या हाइब्रिड सीड हमें प्राप्त होने चाहिए। तो फिर हाइब्रिड सीड क्यों नहीं मिलते, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ए लाइन के पौधे और बी लाइन के जो पौधे हैं वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, आइसोजेनिक होते हैं या समजीनी होते हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो जीन प्रारूप है वो एक समान होता है, 99.9% एक समान होता है। इसीलिए जब हम इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोग मादा जनक यानी ए लाइन के पौधों से जो बीज प्राप्त करते हैं वो ए लाइन को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन बीजों को जब हम अगले वर्ष उगाएंगे तो फिर से हमें ए लाइन के जो पौधे हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हर वर्ष हम लोग ये क्रॉस करवा सकते हैं और लगातार हम लोग ए लाइन के जो बीज हैं या पौधे हैं उनकी सप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो क्रॉस फील्ड होगा या मेंटेनेंस फील्ड बोल देते हैं इसको, या अनुरक्षण खेत बोल देते हैं। तो मेंटेनेंस फील्ड या अनुरक्षण खेत जो है उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन है या आधार बीज उत्पादन है, और आधार बीज उत्पादन के लिए जो पृथक्करण दूरी है, आइसोलेशन डिस्टेंस है, अन्य किस्म के जो प्लॉट्स होते हैं उनसे ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो कितनी रखी जाएगी, 1000 मीटर। यहाँ पे 1000 मीटर जो है वो आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। क्यों, क्योंकि जो बाजरा है ये एक पर परागित फसल है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें संदूषण के या कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा हमें आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, ए लाइन के पौधों का बी लाइन के पौधों के साथ। तो नर जनक और मादा जनक पौधों की एक पंक्तियों के अंदर या रोज के अंदर इनको उगाया जाता है, और इन रोज का या इन पंक्तियों का जो अनुपात है या रेशियो है वो हमें कितना रखना है, 2:4। ठीक है, तो बी लाइन के पौधों की हमें 2 पंक्तियां उगानी है, फिर उसके बाद ए लाइन के पौधों की 4 पंक्तियां उगानी है। तो अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से ये अनुपात हमें बनाकर रखना है मेंटेनेंस फील्ड के अंदर
या अनुरक्षण खेत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है अभी, प्लॉट के चारों ओर, है ना, हमारे पास जो मेंटेनेंस प्लॉट है या मेंटेनेंस फील्ड जो होता है या अनुरक्षण खेत जो होता है उसके चारों ओर हमें क्या करना है, अलग से नरजनक पौधे जो होते हैं यानी कि जो बी लाइन के जो पौधे होते हैं उनकी कुछ पंक्तियां हमें प्लॉट के चारों ओर लगानी है। कितनी पंक्तियां लगानी है, 4 से 6 सीमांत पंक्तियां, इनको बॉर्डर रोज बोल देते हैं। तो 4 to 6 बॉर्डर रोज हमें प्लॉट के अराउंड या चारों ओर लगानी है। ये किस लिए लगाते हैं, ताकि पॉलिनेशन या परागण जो है उसके चांसेस को बढ़ाया जा सके। जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतने ही ज़्यादा हमें ए लाइन पौधों के जो बीज हैं वो प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से देख सकते हो भी, यहाँ पे प्लांटिंग रेशियो को शो करने के लिए ये बनाया हुआ है। बॉक्सेस के अंदर बी और ए लाइन के पौधे शो किए हुए हैं। यहाँ पे बी लाइन के कितने आ गए भी, दो रोज आ गई, 2 पंक्तियाँ आ गई। फिर उसके बाद ए लाइन पौधों की 4 पंक्तियाँ हैं, फिर से बी लाइन पौधों की 2 पंक्तियाँ हो गई, फिर से ए लाइन पौधों की 4 पंक्तियाँ होंगी। इस प्रकार से 2:4 या हम कह सकते हैं कि 4:2 का जो रेशियो है ना, वो हम लोग मेंटेनेंस फील्ड के अंदर या अनुरक्षण खेत के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। बॉर्डर रोज मैंने आपको बता ही दिया है, सीमांत पंक्तियां कितनी रखनी है, 4 से 6 जो बॉर्डर रोज हैं वो हम लोग फील्ड के चारों ओर उगाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावरिंग की या पुष्पन की। तो दोनों के दोनों जो जनक होते हैं यानी नर जनक प्लांट्स या पौधे और मादा जनक पौधे यानी फीमेल पेरेंट प्लांट्स, इन दोनों तरह के पौधों में जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो एक ही समय पर होना चाहिए, तभी हम लोग पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया नेचुरली या प्राकृतिक रूप से अधिक करवा सकते हैं। अब अपने ए और बी लाइन की बात करें तो ये दोनों की दोनों आपस में क्या होती हैं, समजीनी होती हैं या आइसोजेनिक होती हैं। इनका मतलब इनका जो जीन प्रारूप है इन दोनों का वो एक समान होता है या एक जैसा होता है। ठीक है, जब जीन प्रारूप एक समान है तो इसका मतलब इन दोनों में जो फ्लावरिंग का टाइम होगा या पुष्पन का जो समय होगा वो भी एक ही होता है। तो दोनों में एक ही समय पर पुष्पन या फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब इनके अंदर फ्लावरिंग या पुष्पन कैसा है, तुल्यकालिक है, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सिनक्रोनस फ्लावरिंग। ठीक है, तो फ्लावरिंग इसमें सिनक्रोनस है या तुल्यकालिक है। तो यहाँ पर कोई समस्या फ्लावरिंग के अंदर या पुष्पन के अंदर नहीं रहती है। ठीक है, तो फ्लावरिंग होगी, उसके बाद फिर पॉलिनेशन हो जाएगा, परागण हो जाएगा, परागण के बाद फिर उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएगा, है ना, फिर मैचुरेशन या परिपक्वता आ जाएगी। अब यहाँ पे एक समस्या रहती है फिजिकल मिक्सचर की या भौतिक मिश्रण की। ठीक है, भौतिक मिश्रण से हमें बचाव करना है। ए लाइन और बी लाइन के जो पौधे हैं वो एक दूसरे, ए लाइन और बी लाइन के जो बीज हैं या सीड्स हैं वो एक दूसरे के बीच मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर मिक्स हो गए या मिश्रित हो गए तो इसका मतलब जो इम्प्योरिटी है या अशुद्धि है वो बीजों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का पर्पज़ है या संकर बीज उत्पादन का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ए लाइन और बी लाइन के पौधों को अलग अलग टाइम पर हार्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जो नरजनक पंक्तियां होती हैं यानी कि जो बी लाइन के पौधे होते हैं उनको मैच्योरिटी से पहले ही यानी परिपक्वता से पहले ही हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं या उनको काट कर फील्ड से हटा देते हैं। ठीक है, अब बचेंगे कौन से, ए लाइन के पौधे। तो ए लाइन के पौधों को हम लोग मैचुरेशन तक या परिपक्वता तक बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहने देते हैं, और जब मैचुरेशन या परिपक्वता हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग सीड्स को कलेक्ट करते हैं या बीजों को एकत्रित करते हैं। तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो ए लाइन की जो पंक्तियाँ होंगी, है ना, उनके पौधों से। तो ए लाइन रोज के जो प्लांट्स हैं उनसे हम लोग सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और ये सीड्स किसको प्रदर्शित करेंगे, ए लाइन या ए वंशक्रम को प्रदर्शित करेंगे। जब इन बीजों को हम लोग अगले वर्ष उगाएंगे तो हमें ए लाइन के पौधे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं ए लाइन का, जो कि सबसे पहला पेरेंट लाइन या जनक वंशक्रम है। दूसरा बी लाइन का अनुरक्षण। ठीक है, बी लाइन का और आर लाइन का, इन दोनों का अनुरक्षण सेम तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले बी लाइन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग एक नॉर्मल वैरायटी या सामान्य किस्म का मेंटेनेंस या अनुरक्षण करते हैं, उसी प्रकार बी लाइन का अनुरक्षण हम लोग करेंगे।
तो बी लाइन के जो बीज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर या एक पृथक्करण खेत के अंदर उगाएंगे, उनमें अपने आप ही पॉलिनेशन होने देंगे। अब यहाँ पे कोई भी प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात वगैरह की ज़रूरत हमें है नहीं, जितने भी बीज हैं उनको एक साथ हम लोग फील्ड के अंदर उगा देंगे, उनमें अपने आप ही पॉलिनेशन होने देंगे। लेकिन ये फील्ड कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब अन्य जो प्लॉट्स होते हैं अन्य किस्म के या अदर वैरायटीज़ के जो प्लॉट्स हैं उनसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखनी है। कितनी दूरी है, 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर की हमें आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। जब मैचुरेशन हो जाता है, परिपक्वता हो जाती है पॉलिनेशन के बाद, तो हम लोग सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, बीजों को एकत्रित कर लेते हैं, जो किसको दर्शाते हैं, बी लाइन के या बी लाइन या बी वंशक्रम को ही दर्शाते हैं। आर लाइन का जो अनुरक्षण या मेंटेनेंस है वो भी सेम तरीके से करना है हमें। नॉर्मल वैरायटी या सामान्य किस्म के समान ही इसको हम लोग क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर या पृथककृत खेत में उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी कितनी रखनी है, इसमें भी 1000 मीटर की रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। पौधों में पॉलिनेशन होने देते हैं, पॉलिनेशन हो गया, मैचुरेशन हो जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी, फिर इन बीजों को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स से। तो ये सीड किसको शो करेंगे, आर लाइन के प्लांट्स को शो करेंगे। तो इस प्रकार हमने 3 अलग अलग जो पेरेंट लाइन्स हैं या जनक वंशक्रम है उनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस देखा। अब दूसरा स्टेप हमारा आता है वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन या कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करते हैं या प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन करते हैं, जो कि कैसा होता है, हाइब्रिड टाइप का होता है या संकर प्रकार का होता है। तो इसके लिए हम लोग ए लाइन के जो पौधे होते हैं उनका फिर क्रॉस करवाया जाता है एक नई लाइन के साथ, जिसका नाम है आर लाइन। तो ए लाइन के पौधों का आर लाइन के पौधों के साथ क्रॉस करवाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ए लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं, अभी नर बंदे होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग मादा जनक की तरह यूज़ करते हैं। आर लाइन के पौधे कैसे होते हैं, मेल फर्टाइल या नर उर्वर होते हैं, तो इसका मतलब इनको नर जनक की तरह उपयोग करते हैं। दोनों का क्रॉस करवाया। अब हमें ए लाइन के पौधों से बीजों को एकत्रित कर लेंगे परिपक्वता आने पर या मैचुरेशन होने पर, और वो क्या होंगे, हाइब्रिड सीड होंगे या संकर बीज होंगे। अब अगले वर्ष या नेक्स्ट सीजन में जब हम इन बीजों को जर्मिनेट करवाएंगे या अंकुरित करवाएंगे, तो हमें जो पौधे मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो F1 प्लांट्स होंगे, उनको बोलेंगे F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। और इसके पौधे कैसे होंगे, मेल फर्टाइल होंगे या नर उर्वर होंगे, ठीक है, क्योंकि आर लाइन का काम क्या है, मेल स्टेरिलिटी या नर बंध्यता को खत्म करके, समाप्त करके, और नर उर्वरता जो है या मेल फर्टिलिटी जो है इसको रिस्टोर करना, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। आइसोलेशन डिस्टेंस, हमें पृथक्करण दूरी कितनी रखनी है, तो मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है सीड टेक्नोलॉजी के अंदर कि फाउंडेशन सीड के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखी जाती है, सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सर्टिफाइड सीड बना रहे हैं, हाइब्रिड टाइप का प्रमाणीकृत बीज बना रहे हैं, तो जो अदर वैरायटी के प्लॉट्स होंगे या अन्य किस्म के जो प्लॉट्स होंगे उनसे हमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखनी है, 200 मीटर की रखनी है। मेंटेनेंस के लिए है ना, या अनुरक्षण के लिए हम लोग कितनी ले रहे थे, 1000 मीटर। वो क्या था, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन था या आधार बीज उत्पादन था, जबकि यहाँ पे हम लोग सर्टिफाइड सीड बना रहे हैं, तो यहाँ पे आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात हमें कितना रखना है, तो नर जनक जो पौधा है उसकी पंक्तियों के अंदर बोया जाता है, और जो मादा जनक पौधे हैं उसको भी पंक्तियों के अंदर या रोज के अंदर उगाया जाता है। अब इन पंक्तियों का एक निश्चित अनुपात या एक पर्टिकुलर रेशियो रखा जाता है, जिसको रोपण अनुपात बोल देते हैं। तो आर रेशियो ए जो है वो हमें कितना रखना है, 2:4 रखना है, ठीक है। यानी इसको अपने आगे देखते हैं। इसके अलावा प्लॉट के चारों ओर, अराउंड द प्लॉट, जो हाइब्रिड सीड प्लॉट है हमारा, हाइब्रिड सीड फील्ड है, उसके चारों ओर मेल पेरेंट प्लांट जो होता है या नरजनक पौधे जो होते हैं यानी आर लाइन के जो प्लांट्स हैं उनकी 4 से 6 सीमांत पंक्तियां उगाई जाती हैं। 4 to 6 बॉर्डर रोज हमें ग्रो करवानी है, ठीक है, अराउंड द हाइब्रिड सीड फील्ड। प्लांटिंग रेशियो की फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आर लाइन की 2 पंक्तियां हैं पहले, फिर उसके बाद ए लाइन की 4 पंक्तियां होंगी, फिर से आर लाइन की 2 पंक्तियां होंगी, फिर से ए लाइन की 4 पंक्तियां होंगी। तो इस प्रकार से हमें एकांतरित रूप से या अल्टरनेटिवली इनका जो अनुपात है या रेशियो है उसको मेंटेन करके रखना है। तो इस प्रकार से प्लांटिंग रेशियो, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, PR होता है ये,
है ना, PR ध्यान रखना, PR मतलब प्लांटिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A/R इज इक्वल टू 4 अनुपात या 4:2 या 4:2 होता है। बॉर्डर रोज की बात कर लेते हैं। अभी बता दिया मैंने आपको, सीमांत पंक्तियां 4 से 6 होनी चाहिए जो कि हाइब्रिड सीड प्लॉट के चारों ओर उगाई जाती हैं ताकि जो पॉलिनेशन या परागण है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद एक टर्म आती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग या पुष्पन तुल्यकालन बोल देते हैं इसको, है ना। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए या संकर बीज उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि दोनों के दोनों जो जनक हैं यानी नर जनक पौधे और मादा जनक पौधे, इन दोनों में फ्लावरिंग या पुष्पन एक ही समय पर हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ए लाइन और आर लाइन के जो पौधे हैं उनका जीन प्रारूप अलग अलग होता है, उनका जीनोटाइप अलग अलग होता है, इसीलिए उनमें पुष्पन अलग अलग समय पर होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम पर इनमें फ्लावरिंग होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लावरिंग या पुष्पन है वो तुल्यकालिक नहीं है, सिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, तो नरजनक और मादा जनक पौधों में पुष्पन या फ्लावरिंग अलग अलग टाइम पर होती है। तो ये भी हमारी एक समस्या है संकर बीज उत्पादन के अंदर बाजरा में। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ये देखते हैं कि फ्लावरिंग में डिफरेंस कितना है, पुष्पन में कितने दिन का अंतर है। तो अगर फ्लावरिंग पीरियड में जो डिफरेंस है या पुष्पन के समय में जो अंतर है वो 3 से 4 दिन का हो, 3 to 4 डेज का अगर डिफरेंस है, तो फिर हम लोग ऐसा पेरेंट प्लांट या ऐसा जनक पौधा जिसमें पुष्पन देरी से होता है या जिसमें फ्लावरिंग लेट होती है, 3 से 4 दिन लेट होती है फ्लावरिंग, उस पर हम लोग क्या करेंगे, 2% यूरिया विलेन का स्प्रे करेंगे, है ना। 2% यूरिया सॉल्यूशन का हम लोग स्प्रे करेंगे। कितनी बार करना है, 2 से 3 बार करना है। ठीक है, कितने दिन के अंतराल पर करना है, 2 से 3 दिन के अंतराल पर हमें स्प्रे करना है। इससे होगा क्या, इसमें पुष्पन जल्दी हो जाएगा या जो फ्लावरिंग है वो अर्ली हो जाएगी। ठीक है, तो अर्ली होने की वजह से इसकी फ्लावरिंग यानी इसके अंदर जो पुष्पन का समय है और जो दूसरा जनक होगा या दूसरा पेरेंट होगा उसमें जो फ्लावरिंग का पीरियड है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, अभी अगर फ्लावरिंग पीरियड जो है या पुष्पन का जो समय है उसका अंतर 1 सप्ताह या उससे भी ज़्यादा हो, है ना, 1 वीक या मोर देन 1 वीक हो फ्लावरिंग पीरियड के अंदर डिफरेंस, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो सोइंग डेट्स होती हैं उसको एडजस्ट किया जाता है, जो बिजाई की दिनांक है उसको समायोजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा जनक या ऐसा पेरेंट प्लांट, वो नर जनक भी हो सकता है मादा जनक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसमें फ्लावरिंग लेट होती है या जिसमें फ्लावरिंग देरी से होती है, उसको उतने दिन पहले बोया जाता है, उसकी जो सोइंग है वो उतने दिन पहले बोई जाती है, पहले की जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्लावरिंग एडजस्ट हो जाएगी या पुष्पन का जो समय है वो समायोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है उसको समायोजित कर सकते हैं या सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट स्टेप इसके अंदर रह गया संकर बीज एकत्रण या हाइब्रिड सीड का कलेक्शन। तो इसमें जो भौतिक मिश्रण है या फिजिकल मिक्सचर है उसकी समस्या यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ए लाइन के बीज जो हैं वो संकर बीज या हाइब्रिड सीड्स होते हैं, लेकिन अगर वो आर लाइन के बीजों के साथ या सीड्स के साथ मिक्सअप हो जाएं या मिश्रित हो जाएं तो हमारा जो हाइब्रिड सीड है वो शुद्ध नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा या इम्प्योर हो जाएगा। तो इस इम्प्योरिटी से बचने के लिए या भौतिक मिश्रण या फिजिकल मिक्सचर से बचने के लिए हम लोग दोनों के दोनों जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं या नरजनक और मादा जनक जो पौधे हैं, इनमें जो हार्वेस्टिंग है वो अलग अलग टाइम पर की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी जो नरजनक पंक्तियां होती हैं यानी कि आर लाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनको मैच्योरिटी से पहले यानी पूर्ण रूप से परिपक्व होने से पहले ही हार्वेस्ट करके काट कर उनको हटा दिया जाता है। और फिर जब बाद में परिपक्वता आती है या मैच्योरिटी जब कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जो ए लाइन के पौधे हैं या ए लाइन के जो प्लांट्स हैं उनसे सीड्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं या बीजों को एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो संकर बीज है या हाइब्रिड सीड्स हैं वो ए लाइन के पौधों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवांसेस या आधुनिकताएं। तो एडवांसेस क्या होती हैं अभी,
बाजार या मार्केट के अंदर जो फार्मर्स या किसानों के लिए संकर बीज उपलब्ध होता है या जो हाइब्रिड सीड मिलता है फार्मर्स को, वो बहुत अधिक महंगा होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो संकर बीज या हाइब्रिड सीड है उसको उत्पादित करने में या प्रोड्यूस करने में जो खर्च आता है या प्रोडक्शन कॉस्ट उसको बोल देते हैं, वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो एडवांसेस या आधुनिकताओं में हम लोग क्या करते हैं, संकर बीज के मूल्य को कम करने के लिए, जो बाजार मूल्य होता है इसका, है ना, मार्केट रेट होता है हाइब्रिड सीड का, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए संकर बीज उत्पादन में या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर जिन इम्प्रूव्ड टेक्निक्स का यूज किया जाता है या जिन उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांसेस या आधुनिकताएं। इन तकनीकों के उपयोग से, है ना, ये जो टेक्निक्स हैं इनका हम लोग यूज करते हैं और दो प्रकार से या दो टाइप से जो हाइब्रिड सीड है या संकर बीज है उसके रेट या मूल्य को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है अभी, उपज को बढ़ाकर, इंक्रीज इन यील्ड, जो प्रति हेक्टेयर उपज या यील्ड आती है हाइब्रिड सीड की, अगर हम उसको इंक्रीज कर लें तो प्रति केजी जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी या खर्च होगा उत्पादन पर वो कम हो जाएगा, जिससे बाजार मूल्य जो संकर बीज का है वो कम हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उत्पादन खर्च को घटाकर जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं संकर बीज का, उसके ऊपर जो खर्च है उसको ऐसी तकनीकों के द्वारा कम से कम कर दिया जाए ताकि जो संकर बीज है उसका रेट मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर कम हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करके या उत्पादन खर्च को घटाकर भी हम लोग संकर बीज के मूल्य को कम कर सकते हैं। तो बाजरा में संकर बीज के मूल्य को कम करने के लिए हम लोग 4 एफर्ट्स कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टैगर्ड सोइंग, दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ फ्लावरिंग डेट, तीसरा है इरिगेशन एडजस्टमेंट और चौथा है जर्किंग। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैगर्ड सोइंग की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए या संकर बीज उत्पादन के लिए जो नर व मादा जनक पौधे होते हैं या मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें ये जरूरी है कि फ्लावरिंग या पुष्पन दोनों में एक ही समय पर हो। इसको बोलते हैं तुल्यकालन या सिंक्रोनाइजेशन। तो फ्लावरिंग या पुष्पन जो है वो नर और मादा जनक पौधों दोनों में तुल्यकालित होना चाहिए, यानी सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। तो इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए जो नर व मादा जनक पौधे हैं यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सोइंग है या उनकी जो बुआई है उसके मध्य कुछ दिनों का डिफरेंस या अंतराल रख लिया जाता है, कुछ दिनों का इंटरवल रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अभी बुआई दिनांक या जो सोइंग डेट्स होती है उसका एडजस्टमेंट करते हैं या उसका समायोजन करते हैं और इसी प्रक्रिया को स्टैगर्ड सोइंग कहा जाता है। अब बाजरा की एक किस्म है GHB558। इस किस्म का जो मादा जनक पौधे होते हैं या फीमेल पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनको नर जनक पौधों की तुलना में 8 से 10 दिन पहले सोइंग की जाती है या इनकी बुआई की जाती है। ठीक है, तब जाके इनमें सिंक्रोनाइजेशन या तुल्यकालन होता है पुष्पन या फ्लावरिंग का। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ फ्लावरिंग डेट, जो पुष्पन की दिनांक है उसको समायोजित करना। तो हम लोग कैसे समायोजित कर सकते हैं अभी, तो हम लोग केमिकल का स्प्रे करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा पेरेंट जिनमें जिसके अंदर या जिसके पौधों में पुष्पन या फ्लावरिंग लेट हो रही हो या देरी से हो रही हो, उस पर हम लोग या तो 2% DAP सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं और या फिर 2% यूरिया विलेन का स्प्रे जो है वो कर दिया जाता है। ऐसा करने से होगा क्या, इसमें जो पुष्पन या फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और दोनों जनकों में यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग या पुष्पन है उसका सिंक्रोनाइजेशन या समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा है इरिगेशन एडजस्टमेंट या इसको बोलते हैं सिंचाई को समायोजित करना। तो ऐसा पेरेंट प्लांट या जनक पौधे जिसमें पुष्पन जल्दी हो रहा हो या जिसमें अर्ली फ्लावरिंग हो रही हो, हम लोग क्या करते हैं उस पेरेंट प्लांट्स की जो एक इरिगेशन होती है या एक सिंचाई होती है उसको रोक लेते हैं।
ठीक है, एक इरिगेशन उसको नहीं देते। ऐसा करने से क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग लेट होगी या देरी से होगी। इस प्रकार हम लोग फ्लावरिंग या पुष्पन का सिंक्रोनाइजेशन करवा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन या परागण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संकर बीज या हाइब्रिड सीड बनेंगे, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो एफर्ट है वो है जर्किंग का। ठीक है, जर्किंग क्या होती है, अभी रोपण के 20 से 25 दिन बाद, ठीक है, यानी आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 20 to 25 डेज, या फिर प्रत्यक्ष बुआई के 30 से 40 दिन बाद, यानी डायरेक्ट सोइंग हम लोग करते हैं, और उसके 30 से 40 दिन बाद, यानी आफ्टर द 30 to 40 डेज, ये जो जर्किंग है ये की जाती है। अब जर्किंग के अंदर करते क्या है हम लोग, इस प्रक्रिया में शुरुआती जो टिलर्स होती हैं, यानी कि जो इनिशियल टिलर्स बनते हैं शुरू शुरू में, उस टिलर्स की जो जल्दी बनने वाली पैनिकल्स होती हैं, है ना, जो अर्ली फॉर्मिंग पैनिकल्स होती हैं, उनको हम लोग तोड़कर हटा देते हैं, काट कर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो बची हुई टिलर्स होंगी, ठीक है, उनमें जो पुष्पन है या फ्लावरिंग है वो यूनिफॉर्म होती है या एक रूप होती है। तो एक समान फ्लावरिंग होगी, पुष्पन होगा। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, जर्किंग कहलाती है। ऐसा होने से क्या होता है, अभी जो पॉलिनेशन है, परागण है, उसका प्रतिशत बढ़ जाता है, संकर बीज का जो उत्पादन है इससे वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर जो संकर बीज की का जो कॉस्ट है या उपज बढ़ने से जो कॉस्ट है, खर्च है, वो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे जो बाजार के अंदर मूल्य है संकर बीज का वो कम हो जाएगा। तो ये तरीका जो है वो हम लोग इसके अंदर अपना सकते हैं। उसके बाद बाजरा के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन से लेकर या तुल्यकालन से लेकर, पुष्पन के तुल्यकालन से लेकर बाजरा के अंदर कुछ स्पेशलिटी या विशिष्टताएं पाई जाती हैं। बाजरा में जो पुष्प के तुल्यकालन या फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन की ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, या ये जो समस्या या प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होती है। उसके कुछ कारण या कॉजेज हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, सबसे पहला है अभी टेलरिंग स्वभाव या टेलरिंग हैबिट। एक बीज का जब अंकुरण होता है तो उसके अंकुरण से एक से ज़्यादा स्टेम्स या तने बनते हैं, उनको टिलर्स कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को टिलरिंग कहते हैं। और इस स्वभाव को क्या कहा जाता है, टिलरिंग स्वभाव या टिलरिंग हैबिट। ऐसा होने से क्या होता है, भी ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पैनिकल्स या ईयर्स बनती हैं, ठीक है, और ज़्यादा संख्या में जो फ्लावर्स हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन या परागण करवाया जाता है। ठीक है, दूसरा है परागकणों की सतत सप्लाई, कंटिन्यूअस पॉलन सप्लाई। लंबे समय तक बाजरा की फसल में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होते रहते हैं, तो लगातार इसकी सप्लाई होती रहती है कुछ दिनों तक लगातार। ऐसा होने से भी जो फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद तीसरा है कम परागण भार, लेस पॉलन वेट। जो पॉलन है वो बहुत ही हल्के होने के कारण हवा के द्वारा या विंड के द्वारा आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा परागकणों का उड़ान क्षमता, फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ पॉलेंस। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हल्के होने की वजह से उड़ सकते हैं, ठीक है, हवा फ्लाई कर सकते हैं, हवा के अंदर उड़ सकते हैं, जिससे वो लंबे समय तक हवा के अंदर रह सकते हैं, और जब वो चाहें तभी पौधा जो है उसको परागित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होने से भी फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा लंबी परागण जीवन क्षमता व वर्तिकाग्रग्राहिता, लॉन्ग पॉलन वाइबिलिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जो पॉलन है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, वाइबल बने रहते हैं। इसका मतलब लंबे समय तक उनमें परागण करने की क्षमता या परागण के बाद निषेचन करने की, फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है या कैपेबिलिटी है वो उनमें उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टिग्मा है वो लंबे समय तक ग्राही बनी रहती है, रिसेप्टिव बनी रहती है, ताकि वो परागकणों को रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके, और आगे पॉलिनेशन के बाद फिर निषेचन और फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बाजरा में फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये समस्या बहुत कम रहती है बाजरा के अंदर। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010,
और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है, और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।